धोखाधड़ी एआईएम पार्टी ने इन लोगों के साथ, मजलूमों के साथ की है। इससे बड़ी धोखाधड़ी कुछ नहीं हो सकती। आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं, इस बात के तो सैकड़ों सबूत दुनिया में लोग देते ही रहते हैं। लेकिन ये सबसे अब तक की घटिया कामों में से एक काम है। उनको अगर मदद ही करनी है किसी की, तो सर एमएलए बन के नहीं आ सकते क्या बाहर? एमएलए बन के बाहर आते हैं? मतलब ऐसे अगर मीम वाले कह रहे हैं, उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, तो क्या बनते ही बाहर आ सकते हैं? ऐसा कुछ कानून है? ऐसा कानून तो बैरिस्टर साहब ज़्यादा मुझसे अच्छा बता सकते हैं, वो तो मुझसे बड़े वकील हैं। लेकिन वो बैरिस्टर साहब ये भी तो बता दें, जो हमने पढ़ाई की है कानून की, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा मुख्तार अंसारी साहब को? आपने नहीं देखा अतीक को? अतीक नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है ना? वो बाहर आ गए थे सब। आपने आजम खान साहब को जेल में नहीं देखा क्या? बाहर आ गए थे वो एमएलए बनते ही, बल्कि उनकी एमएलएशिप छीन और ली थी सजा होते ही। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है ना, इससे मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है। सीधा बोलते, कुछ और बोलते। बीजेपी को, क्योंकि मनुवादी मानसिकता यही होती है ना, महिलाओं को तो घृणा की नज़र से देखा जाता है या एक खास नज़र से देखा जाता है, जो गंदी नज़र मानी जाती है ना महिलाओं के ऊपर, उनकी वही नज़र रहती है। तो विदुरी जी कभी भी किसी महिला को इज्जत की नज़र से देख ही नहीं सकते, इसीलिए तो सीएम का चेहरा है वो। लेकिन सर कपिल मिश्रा भी उनके उम्मीदवार हैं वहाँ से, तो उस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने भी लगातार बयानबाजियां की हैं उस दौर में, जो कि दिल की राजधानी का माहौल ख़राब हुआ। आप उनके बहुत सारे विक्टिम के वकील भी हैं, केस लड़े, आप उन पर क्या कहेंगे? तो देखिए, ये जो दिल्ली में जो हमले कराए गए थे आरएसएस और बीजेपी द्वारा, उसका मुख्य चेहरा तो कपिल मिश्रा जी थे ना। दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, जिसमें डीसीपी सूर्या और यही दोनों ने जाके तो सबसे पहले हमला किया था अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, और हथियार और ये सब लेके। ये तो तथ्यात्मक रूप से सही है ना आज भी अभी। लेकिन क्योंकि जो देश के सबसे बड़े दूसरे लॉ ऑफिसर हैं, उन्होंने जाके कोर्ट में बोल दिया कि अभी ये नहीं कहा कि कपिल मिश्रा जी ने अपराध नहीं किया है, ये रीज़न ये दिया था उन्होंने कि अभी वो हालात अच्छे नहीं है कपिल मिश्रा जी के खिलाफ एफआईआर कराने में। और उसके अगले दिन पूरा देश जानता ही है, जस्टिस मुरलीधर का ट्रांसफर हो गया। लेकिन भारत सरकार के सबसे बड़े दूसरे लॉ ऑफिसर ने ये जाके स्टेटमेंट दी थी कि हमें इनके खिलाफ माहौल अभी अच्छा नहीं है कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए। तो क्योंकि कराई उन्होंने थी, तो वो भी उनका एक मुख्य चेहरा है दिल्ली का, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया था आरएसएस और बीजेपी का, जो सीए एनआरसी का के प्रोटेस्ट पीसफुल हो रहे थे, उनके ऊपर हमला करवा के। लेकिन सर दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रहे थे, शुरू से लड़ते भी आए हैं, वहीं अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है, और वो उन पीड़ितों को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 कैंडिडेट उन्होंने उतारे, उन पर आप क्या कहेंगे जो सीएनआरसी के आंदोलनकारी थे और अब जेल में? देखिए, इससे बड़ा बुरा काम कोई और नहीं हो सकता कि जो लोग सालों से जेलों में बंद हैं, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा के, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके, या उनके मजबूरी का फ़ायदा उठा के अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाना और अपने आकाओं को, अमित शाह जी को खुश करने का काम जो ये किया है, ये बिल्कुल, इसीलिए मैं अब आज बिल्कुल साफ तौर पे ये बता रहा हूँ। और मेरा दिल तब सबसे ज़्यादा टूटा जब ताहिर हुसैन साहब की पत्नी को, जो वाइफ हैं, उनको मैंने स्पीच देते हुए देखा, ये कहते हुए कि मैं भीख मांग रही हूँ वोटों की, मेरा पति जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे अगर आप लोग मुझे वोट दे दोगे। इसी तरह की कमोबेश बात जो शिफा उर रहमान है, उनकी पत्नी द्वारा भी कहलवाई गई, जो उनका एक तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए पर्दा नशीन औरतों को भी इस्तेमाल करने की मानसिकता रख सकते हैं, और क्या और उनको धोखा दे सकते हैं कि ये अगर चुनाव में वोट पड़ जाएंगे नहीं, या वो जीत जाएंगे तो ये बरी हो जाएंगे, ये जेल से बाहर आ जाएंगे। ये जो धोखाधड़ी एआईएम पार्टी ने इन लोगों के साथ, मजलूमों के साथ की है, इससे बड़ी धोखाधड़ी कुछ नहीं हो सकती। आरएसएस और बीजेपी के साथ हैं, इस बात के तो सैकड़ों सबूत दुनिया में लोग देते ही रहते हैं। लेकिन ये सबसे अब तक की घटिया कामों में से एक काम है। उनको अगर मदद ही करनी है किसी की, तो सर एमएलए बन के नहीं आ सकते क्या बाहर? एमएलए बन के बाहर आते हैं? मतलब ऐसे अगर मीम वाले कह रहे हैं, उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, तो क्या बनते ही बाहर आ सकते हैं? ऐसा कुछ कानून है? ऐसा कानून तो बैरिस्टर साहब ज़्यादा मुझसे अच्छा बता सकते हैं, वो तो मुझसे बड़े वकील हैं। लेकिन वो बैरिस्टर साहब ये भी तो बता दें, जो हमने पढ़ाई की है कानून की, उसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आपने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा मुख्तार अंसारी साहब को? आपने नहीं देखा अतीक को? अतीक नहीं देखा आप लोगों ने? देखा है ना? वो बाहर आ गए थे सब। आपने आजम खान साहब को जेल में नहीं देखा क्या? बाहर आ गए थे वो एमएलए बनते ही, बल्कि उनकी एमएलएशिप छीन और ली थी सजा होते ही। तो ये जो झूठ बोला जा रहा है ना, इससे मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है। सीधा बोलते, कुछ और बोलते, लेकिन ये उनकी फैमिलीज़ को मजबूरी के टाइम में, कमज़ोरी के टाइम में ये करना,
और पता नहीं क्या क्या वादे किए होंगे। सर तीसरी सीट भी हो सकती थी सीलमपुर, वो तो उन्होंने, शाहरुख ने वहाँ पे उम्मीदवारी अपनी नहीं बने उम्मीदवार या मना कर दिया, वरना 3 सीटों पे लड़ते ये चुनाव। देखिए तो ये क्या, ये पोलराइज करने का एक तरीका है, ना, या जैसे आपने कहा कि आकाओं को कुछ कर रहे हैं तो अमित शाह जी आप ये दुनिया को सबको पता है, अमित शाह जी के डायरेक्ट टच में है, ये सबको पता है, ओवैसी साहब और इनके छोटे भाई भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। और नहीं, आपको क्या लग रहा है ये सिर्फ 2 सीटों पे ही वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं? नहीं, ये भी बात समझने की है, ये आरएसएस और बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म पे तश्तरी में सजा के एक नेगेटिविटी फैलाने के लिए मौका दे रहे हैं। क्यों? इनको पूरी दिल्ली में ये जो जेलों में बंद हैं यही मिले कैंडिडेट, और यही बीजेपी का एक मेन कैंपेन का एक प्लेटफॉर्म भी है, स्ट्रैटेजी भी है। हर जगह जाके बोल रहे हैं कि वो ताहिर हुसैन, वो यही बोल रहे हैं। ओखला वाले जो भाजपा के उम्मीदवार है मनीष चौधरी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में डायरेक्ट कहा कि मेरी टक्कर जो है शफाउर रहमान या मीम से है, और कोई उनके मुकाबले में नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, इससे बड़ी कोई मिली भगत का सबूत हो सकता है कुछ? इससे बड़ा भी कोई सबूत हो सकता है? और उससे भी बड़ा सबूत ये है कि ये सिर्फ 2 कैंडिडेट ही नहीं बीजेपी के वहाँ के बोलेंगे, मुस्तफाबाद के और ये यहाँ के, दिल्ली के हर एक चुनाव में ताहिर हुसैन साहब का और शफाउर रहमान साहब का जिक्र होगा। बीजेपी और आरएसएस करेगी, अमित शाह जी करेंगे, मोदी जी करेंगे। देखो, एक तरफ वो हैं देशद्रोही और एक तरफ हमें देशभक्त। हालांकि सच्चाई इससे उल्टी है। उसके लिए ये हमारे बैरिस्टर साहब ने कभी मेरी मदद नहीं की। मैंने तो सबसे ज़्यादा केस किए ना, अपनी जान पे रिस्क लेके, अपने ऊपर हमले झेल के, उसमें तो कभी मेरी मदद नहीं की, क्योंकि मैं इनके इस तरह के किसी झांसे में आने वाला व्यक्ति नहीं हूँ ना। सर आपकी शायद खिदमत पहुंच नहीं रही उन तक कि आप भी इस तरीके से कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं उनको याद दिला देता हूँ कि अमित शाह जी ने खुद पर्सनली सुपरवाइज करके मेरे दफ्तर में 15 घंटे की रेड कराई थी। सीधा सीधा बता देता ना, मैंने दिल्ली दंगों में एक चट्टान की तरह बीच में खड़े होके सैकड़ों नहीं हजारों मुस्लिम नौजवानों को और ज़्यादा फंसाया जाता, उनके सामने मैं ढाल बन के खड़ा हुआ था, अगर उन्हें नहीं पता हो। और अमित शाह जी ने इसीलिए, और उसके बाद भी मेरे ऊपर हमले कम नहीं हुए, उसके बाद भी पुलिस के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं उन्होंने मेरे खिलाफ अदालत में दरखास्त लगा के कितनी बार कोशिश की कि मुझे इस केस से हटा दिया जाए। मुझे अदालतों में तक धमकियाँ मिली कि तुम्हें तो ये शफाउर रहमान साहब और ये जो यूएपीए की जो चार्जशीट है उसमें मुलजिम बना दिया जाएगा। बार काउंसिल में मेरी शिकायत की, और कितनी चीज़ें गिनवा, और मैंने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। मैं तो मौलाना महमूद मदनी, अरशद मदनी और ये जो जमात इस्लामी जितने भी इनके APCR और जितने भी हैं ना, दुनिया भर में चंदा इकट्ठे करते फिर रहे हैं, मैंने तो किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। अब तो आ जाइए मेरी रक्षा के लिए ओवैसी साहब, कुछ मेरे ऊपर भी ध्यान दे लीजिए। लेकिन मैं नहीं बात करेंगे मुझसे, क्योंकि मैं आपके झांसे में नहीं आऊँगा। आप भी चुनाव लड़ेंगे क्या इसी तरह जिस तरह ये 2 को लड़ा रहे हैं? अगर आपसे कहते तो क्या आप भी लड़ लेते? अगर मुझे कुत्ता ही बनना होगा तो मैं अच्छी जगह जाके बनूंगा कुत्ता, इतने घटिया आदमी के साथ कुत्ता भी नहीं बनूंगा। दिल्ली की जनता से क्या कहेंगे सर, जिस तरीके का माहौल है, और जो आपने कहा कि ऐसे ऐसे नारे देके वोट मांगा जाएगा, तो लोगों से क्या कहेंगे जो दिल्ली के वोटर हैं? देखिए, जो मेरी बात को अहमियत देते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, सीधा सीधा फार्मूला है, सबसे बड़ा दुश्मन जो अभी हमारा है चुनाव में, वो है चुनाव में ये चोरी करने की, वोट चुराने की मशीन है जी। और इसमें 20% तक गड़बड़ होती है। पहला मेरी सलाह है, जो भी मेरी बात सुनेगा, पहली सलाह, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके वोट करें, पहली। दूसरी, कोई भी व्यक्ति जो आपके आसपास भी है, आप तो स्वयं दे ही नहीं आरएसएस और बीजेपी को वोट, बिल्कुल भी एक भी वोट ना दें, ना डायरेक्टली इनके और ना जो इनडायरेक्टली कैंडिडेट है किसी को वोट ना दें। दूसरी मेरी सलाह ये है। और तीसरी सलाह ये है कि जो भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको लगे सबसे मजबूत है उसको वोट दें, और उस कैंडिडेट को ये भी बताएं कि हम आपका टोटल बायकॉट कर देंगे अगर आरएसएस और बीजेपी की तरफ आपने करवट करके भी सोया कभी। मेरी ये सलाह है, किसी को भी वोट दें, आरएसएस और बीजेपी को ना दें एक भी वोट, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके दें। अपने क्षेत्र में जो भी ये जो 2 पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर जो भी सबसे ज़्यादा उन दोनों में से मजबूत लग रहा हो कैंडिडेट, उसको वोट दें। आपने सर शाहीन बाग आंदोलन में स्पीच भी दी और लोगों की मदद भी करी, वहीं पर दिल्ली के सदर साहब भी थे। दिल्ली के सदर, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कौन से सदर? बहुत सारे सदर थे दिल्ली के सदर जो इस टाइम मौजूदा ऑफिशियली सदर हैं एक तरह से। क्या नाम? शोएब जामई की बात कर रहा हूँ, जो टीवी पैनलिस्ट भी हैं और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके। उनके लिए क्या कहेंगे सर? वो भी तो लगातार कौम की खिदमत कर रहे हैं, शाहीन बाग में भी आंदोलन में साथ थे, वो मीडिया कोऑर्डिनेटर थे, इस टाइप से कुछ था उनका ट्विटर पे। भाई मेरी तो उन्होंने बुराई की थी, तो आप समझ लीजिए वो कौन होंगे। अच्छा, उनमें ऐसी क्या खासियत थी कि दुनिया भर के लोगों में से एक दिल्ली में एक से बढ़कर एक मुस्लिम कम्युनिटी के माहिनाज लोग मौजूद हैं। उनमें ऐसी क्या खासियत है, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। पहले रिसर्च करेंगे तो खासियत पता लग जाएगी कि
दिल्ली दंगों में उनका रोल क्या था असली, और उन्हीं का नहीं, बहुत सारे, एक जो जमीयत के जो वो है ना, अभी जिन्हें लीगल एडवाइज़र बनाया गया था और उसको उनको पार्लियामेंट की जो कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी में उनको एक सलाहकार के रूप में लेके गए थे, उनके ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगे कि ये तो गवाही हैं इसमें, ये वाले केस में यूएपीए वगैरह, ये यूएपीए के केस में गवाह हैं, वो ऐसे इल्ज़ाम लगे। मैंने पता नहीं पब्लिक डोमेन में बहुत देखे हैं। अब शोएब जमाई साहब कौन है, इसके लिए आप लोग रिसर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा। मैं कानून प्रदेश अध्यक्ष सर, नहीं, उनका इन दंगों में क्या रोल रहा है, मैं उसके लिए रिसर्च करने के लिए कह रहा हूँ। क्या वो पुलिस के साथ दे रहे हैं? अभी तो सब खुलेंगे ना राज। उस दिन ओवैसी साहब के सारे राज फाश होंगे जिस दिन ये शोएब जमाई साहब की असली रोल इन झूठे मुकदमों में क्या है वो पता लगे। लेकिन सर आपको पता है ना, ये मुझे 100% तो नहीं पता है। मुझे 100% पता है। आवाम आप पे भी तो ट्रस्ट करती है, तो आप बताएं। तो मैं आवाम से यही कह रहा हूँ ना, जाके इनसे शोएब जमाई साहब से पहला सवाल ही ये करें, क्या आपका पुलिस की तरफ से कोई रोल है इन लोगों को फंसाने में, झूठा कोई रोल है? ये सवाल हर मीटिंग में करना चाहिए, क्योंकि ये जितना झूठ ऑन रिकॉर्ड बोलेंगे वो एक दिन झूठ मैं फाश करूंगा। लेकिन पूछे तो नारे लगते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, इस टाइप से, वो तो आप दूसरे उसमें मूड में है। तो शेर तो देखिए आरएसएस, अब ये टेलीविजन पे जो आता है वो सब आरएसएस के ही तो लोग होते हैं। टेलीविजन पे टीवी पे आने का सबसे बड़ा सबूत यही है, आरएसएस का आदमी है वो। अच्छा, 100% पहला सबूत। और जिस प्रकार के नारे लगते हैं एक जैसे, उस तरीके से, फिर एक तरीके से जो हमले होते हैं, गोलियां चलती हैं और चोट भी नहीं लगती किसी को, ये सब सबूत हैं कि ये आरएसएस के एजेंट है। मैं ये तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो आएगा वो सब आरएसएस का एजेंट है। मैं किसी का नाम लेके बोलूं ना बोलूं, मैं तो फॉर्मूला बता रहा हूं ना। मेरी कोई ये फॉर्मूले तो मैंने नामों से ही सीखे हैं ना। गोली चलती है और कुछ भी नहीं होता, सबूत। टीवी पे प्रोमिनेंटली कवर होता है, सबूत। एकदम सडनली आदमी इतना बहादुर हो जाता है, पुलिस से डरना ही बंद कर देता है। क्या क्या बोल रहे हैं वो, मतलब कोई लगाम ही नहीं है, कुछ भी बोलो तो और पुलिस कुछ नहीं करेगी। तो मुसलमान मायूस हो जाए, क़यादत की भी तरफ ना देखे, वो क्या करे फिर ऐसा? क़यादत जो आवाज़ उठा रही है, सिर्फ आवाज़ ही उठाई जा रही है। मैं ज़बरदस्त स्पीच दूंगा पार्लियामेंट में जाके, आवाज़ उठाऊंगा, हाथ में क्या आएगा वो नहीं। हैदराबाद के अंदर ही अंदर, इनकी वेबसाइट पे जाके देखिए ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं आजकल तो। वक्फ बोर्ड की वेबसाइट तेलंगाना की जाके देखें, हैदराबाद में क्या 80% से ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ एनक्रोच्ड हैं या नहीं है, जाके खुद देख लेना। खुद वेबसाइट पे लिखा है ये और पिछले 25 सालों से ओवैसी साहब की फैमिली का पूरा कंट्रोल है वक्फ के ऊपर। और अभी जो वहाँ के सीएम साहब से इनकी दोस्ती और नज़दीकी बन रही है ना, वो सिर्फ वक्फ की लैंड्स के लिए बन रही है। और कांग्रेस पार्टी को इसका ख्याल रखना चाहिए कि ये जो नज़दीकी नज़र आ रही है ना तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर साहब की और ओवैसी साहब की, उसकी वजह सिर्फ एक है, वक्फ की लैंड्स का भ्रष्टाचार।